पूर्व एसीपी है सर, आपसे ये समझना चाहूंगी जो एनसीआरबी की रिपोर्ट जो सामने आई है इसको आप कैसे देखते हैं। जिस तरह क्राइम रेशियो तो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, जिस तरह बताया जा रहा है कि 7.2% ही बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन जितने भी मामले हैं उन पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है, कैसे उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है और पुलिस के लिए ये कितना चैलेंजिंग होने वाला है। हाँ मैडम, आवाज आ रहा है मेरी? जी जी सर, आ रही है। हाँ, नहीं, आंकड़े में तो हम जाएंगे नहीं, कम ज्यादा तो होता है। जी। लेकिन पहली बात है, एफआईआर दाखिल होता है क्या नहीं होता। यानी कि हमारा प्रैक्टिकल अनुभव ऐसा है। मैं तो पुलिस में नौकरी किया, एसीपी तक गया, लेकिन वहाँ एफआईआर लेने के लिए क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि पुलिस एफआईआर लेते नहीं, पब्लिक भी सामने आते नहीं। अभी राजस्थान में सबसे ज्यादा महिला के ऊपर अत्याचार बढ़े, इसका कारण यही है। तो और भी बढ़ते हो गए, बड़े हो गए, क्योंकि एफआईआर दाखिल ही नहीं होती। जी। पहला मुद्दा वो पुलिस कम्युनिटी होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक का और पुलिस का संबंध अच्छा होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, एफआईआर दाखिल होना चाहिए। एफआईआर दाखिल होने के बाद वो जो कॉलेज और स्कूल के लेवल पे जो लेडीज है, गर्ल है, जो स्टूडेंट है, उसको वही वही उसको टीचिंग की गरज है। यानी कि उनको अवेयरनेस करना चाहिए, बैड टच, गुड टच क्या रहता है। अभी मैडम ने बोला वो सही है। हम जब क्राइम ब्रांच थाना में थे, बम्बई में थे, उस टाइम हमें रिसर्च किया था रेप के और वो इसके केस में लेडीज के। तो 97% रेप ये जो नातेवाईक रहते हैं, जो रिलेटिव रहते हैं, जो पहचान के रहते हैं, इनको जो वही होते हैं। और एक्चुअली रेप जो अननोन पर्सन कम करते हैं, ये प्रैक्टिकल है, ये सत्य है। इसलिए वो कर रहा हूँ। दूसरी बात ये सबसे ज्यादा है, ये जो दाखिल होने के बाद तपास करने के लिए, तपास के लिए पुलिस को प्रशिक्षण ज्यादा होना चाहिए। अभी पोस्को का है, पोस्को का कानून है, बहुत अच्छा कानून है। उसको उसके अंदर जो गुना दाखिल हुआ जामीन होता नहीं वो, लेकिन उसकी जो प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है, वो जो जबरदस्त क्रिएट है, वो पुलिस के लिए उसको ट्रेनिंग होना चाहिए। और दूसरी बात, चार्जशीट इमीडिएट जाना चाहिए। और चार्जशीट जाने के बाद फिर वो न्यायालय का प्रश्न आता है, वो इमीडिएट उसका निकाल लगना चाहिए, उसका होना चाहिए, फैसला होना चाहिए। बिल्कुल, सालों साल उधर पेंडिंग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये तमाम वो स्टेप्स हैं जिनके जरिए जो भी आगे की कार्रवाई की जाती है। किरण जी, एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगी कि रिपोर्ट और आंकड़ों को अगर मैं साइड करती हूँ, न्याय प्रणाली को आप कैसे देखती है? अक्सर आपने भी देखा होगा जो दुष्कर्म पीड़िता है उसको न्याय के लिए काफ़ी जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसके अलावा समाज में तो हमें भी पता है कि किस तरह का व्यवहार उनके साथ किया जाता है, उनके परिवार के साथ किया जाता है। ऐसे में उनकी मानसिक स्थिति को किस तरह की चोट पहुंचती है इसका अंदाज़ा भी मैं नहीं लगा सकती। लेकिन आपसे समझना चाहूँगी, क्या लगता है जो हमारी न्याय प्रणाली है उसमें सुधार की कोई ज़रूरत है या फिर हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो इनसे निपटने में सक्षम है? जी कोमल जी, होता क्या है कि महिला के साथ या लड़की के साथ या बालिका के साथ ऐसी घटना हो जाती है और अगर वो रिपोर्ट लिखा के जाती है तो सबसे पहले उसको ही कल्पित माना जाता है और कहा जाता है उसकी की गलती रही होगी, उसने ही कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से उसके साथ ऐसी दुर्घटना हुई। उसके अगल बगल की महिलाएं, उसके परिवार की महिलाएं, उसके अपने लोग ही उसको बातें सुनाने लगते हैं और कहते हैं तुम्हारे ही साथ क्यों हुआ। तो इस तरह के शब्दों को वो सुनती है, डिप्रेशन में जाती है। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं और लड़ाई लड़ते हैं, जैसे दामिनी जैसे केस में, लेकिन वो तो बहुत विभत्सता होती है। बट ये है कि महिलाओं के अंदर एक जो फ्रस्ट्रेशन होता है, इतनी कोमल होती हैं कि वो किसी के भी बहकावे में आ जाती हैं और जबान पर ही विश्वास करके अपने सर्वस्व को किसी के ऊपर भी लुटाने को तैयार हो जाती है। कोमल जी, देवी पूजन चल रहा है जी। आप देखिए, देवी ने कभी भी मातृरूपेण त्यागा नहीं है, शस्त्र हाथ में उठाए हैं, मातृरूपेण त्यागा नहीं है, माँ का रूप कभी त्यागा नहीं है। यही चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक महिला को, प्रत्येक व्यक्ति को बताना चाहूंगी। आप माँ हैं, आप कोमलांगी हैं, कोमल मना हैं, परंतु आप काली भी हैं और दुर्गा भी हैं। इसको बिल्कुल मत भूलिए और अपनी चीजों पर दृढ़ रह करके आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि आपको अपना न्याय खुद जीतना है, कोई आपको न्याय देने आएगा नहीं। क्योंकि कानून हमारा ऐसा लगे है, पुरुष प्रधान देश है और पुरुषों की ली जाती है और जो ऐसे कल्पित होते हैं, ऐसे गुनहगार होते हैं, वो कहीं ना कहीं
या तो सोर्स से या पैसे से या किसी न किसी तरह से अपने आप को बचा ले जाते हैं और पुनः खुले पेट की तरह घूमते हैं दूसरे शिकार को ढूंढने के लिए। कोमल जी, तो न्याय प्रणाली हमारी कहीं बिल्कुल किरण जी, कभी कभी तो कमजोर जी नजर आती है। बिल्कुल किरण जी, कभी कभी तो कुछ खबरें ऐसी आती है कि जो आरोपी है वो जेल से बाहर आता है, फिर से वही वारदात करता है और उसके बाद भी खुलेआम घूमता है। ये काफ़ी डराती है इस तरह की खबरें। किरण जी, एक चीज़ और, महिलाओं और जब पुलिस की हम बात करते हैं तो इतना डिस्टेंस क्यों है, ये गैप क्यों फिल नहीं हो रहा कि जब कुछ सिचुएशन होती है ऐसी या फिर एफआईआर दर्ज करवाना होता है तो लोग खुलकर पुलिस थाने क्यों नहीं जा पाते, खुलकर केस दर्ज क्यों नहीं करवा पाते? क्या जागरूकता की कमी है? क्योंकि आजकल तो हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी जो बच्चे हैं वो पढ़ रही है, महिलाएं आगे आ रही है, महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, तो अब क्यों ये पिछड़ापन नजर आता है? नहीं, ऐसा नहीं है, महिलाएं जाने को जाती हैं, लेकिन तो पुलिस के जो क्वेश्चनायर्स होते हैं वहां पर, जो तरीका होता है पुलिस का महिलाओं से बात करने का, पीड़िता से बात करने का, वो शायद उसको अंदर तक झकझोर देता है। इतना तो बलात्कारी या कर्मी से महिला आहत नहीं होती जितना पुलिस कर्मियों के क्वेश्चनायर से हो जाती है। इसलिए पहले वो कोशिश करती है कि अपने स्तर पर ही निपटे, लेकिन जब नहीं निपट पाती है तब उसे जाना पड़ता है। और जो मैं भी गई हूँ, एक आध केसेस में मैं भी गई हूँ, तो मुझे बीच में इंटरप्ट करना पड़ा कि आप पीड़ित की रिपोर्ट लिखिए, आप किसी से कौन क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब उससे ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं कोमल जी कि मैं आपके चैनल पे बोल भी नहीं। जी बिल्कुल। तो शायद इसलिए पुलिस और महिलाओं के बीच में एक गैप बना हुआ है, और ये जब तक गैप रहेगा महिलाएं प्रताड़ित होती रहेंगी। तो इसलिए थोड़ा सा पुलिस को नरमी से अपने घर की बच्ची समझ करके क्वेश्चन करने चाहिए कि सामने बैठी हुई बच्ची जो है वो आपके अपने परिवार की हो सकती है, क्योंकि आपके ही समाज से निकल के आ रही है। तो क्वेश्चन थोड़े से हार्श होते हैं। माना कि पुलिस की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि इस तरह से हार्श लैंग्वेज यूज की जाए, बट फिर भी एक पीड़िता आई है, तो भी आपके अड़ोस पड़ोस या आपके समझ के व्यक्ति है, बिल्कुल, तो उससे सहानुभूति रखते हुए क्वेश्चन किए जाए तो शायद ये गैप कम हो जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ तनुज दीक्षित जी जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है। बहुत स्वागत है तनुज जी आपका टीएनपी न्यूज़ पर। तनुज जी, अभी हम जिक्र कर रहे थे एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है 2023 की, जिसमें क्राइम ग्राफ को लेकर बात की जा रही है, लेकिन महिलाओं के प्रति जो अपराध दर है उसमें कुछ खास बदलाव देखा नहीं जा रहा। आपसे ये समझना चाहूँगी कि जब महिलाएं हैं उनको जो न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों होती है, उसको लेकर भी अभी हम बातचीत कर रहे थे कि महिलाएं खुलकर सामने नहीं आ रही है। इस तरह के जब केसेस होते हैं वो रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाती इस चक्कर से कि कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो क्या लगता है कि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है इतने अपराधों से निपटने के लिए सक्षम है या कोई नई रणनीति या बनाने की जरूरत है? जी देखिए, बेशक अब जो सिस्टम है वो पहले से काफी मजबूत है। जिस तरीके से अपराध के ऊपर अब डिजिटल रूप से भी एक नजरिया बदला है, और जो है पुलिस भी बहुत सक्षम है, कानून प्रशासन निश्चित रूप से जनता के लिए और सुलभ और सहज है। पहले के मुकाबले अगर हम देखें तो सुरक्षा मापदंडों में कहीं कोई कमी विशेष नजर नहीं आती। निश्चित जो आंकड़े, खास करके जो 2023 के आंकड़ों के अनुसार जो रिपोर्ट सामने आई, उसके अनुसार प्रति 5 सेकंड में इस देश में कहीं ना कहीं अपराध हुआ। तो देखिए, ये एक क्रिमिनोलॉजी है, क्रिमिनल साइकोलॉजी है, मानसिकता जो है वो क्राइम की तरफ ज्यादा डेवलप हुई है, उस पर ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। देखिए, क्राइम होना और उस क्राइम के ऊपर कंट्रोल करना दोनों दो अलग अलग वाक्य है। अगर क्राइम बढ़ रहे हैं इसका मतलब सीधे रूप से प्रशासन और पुलिस इसकी जिम्मेदार नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी तो जो क्रिमिनल साइकोलॉजी है, मानसिकताएं हैं, जो क्रिमिनल टेंडेंसी बढ़ रही है उस पर बहुत ज्यादा मैं उसको ज्यादा दोषी मानता हूँ। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले, क्योंकि देखिए ये आंकड़ा 3 वर्षों के बाद में सामने आया है। 2022 में लास्ट एनसीपी का रिकॉर्ड आया था, फिर अभी 2025 में हम देख रहे हैं कि उसका रिकॉर्ड आया है। तो 3 साल में आबादी का दर भी बढ़ा है, बिल्कुल, लोगों की मानसिकता इसके